हेलो एवरीवन, हाउ यू डूइंग ऑल? होप यू आर डूइंग गुड। तो आज एमपी जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन का 2010 का एग्ज़ाम हम सॉल्व करेंगे। तो फटाफट से तैयार हो जाओ रिवीजन के लिए। पहला क्वेश्चन लगाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से है। 31 इसलिए लिखा हुआ है कि इससे पहले 30 क्वेश्चन जीके के, कंप्यूटर के और हमारे जो है इंग्लिश के रहे थे, वो हमने यहाँ पर इंक्लूड नहीं करने। तो विच ऑफ द रिट्स कैन बी इशूड बाय हाई कोर्ट टू डायरेक्ट ए पब्लिक ऑफिसर और द गवर्नमेंट नोट टू इन्फोर्स ए लॉ विच इज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो देखो, हाई कोर्ट में कह रहे हैं कि रिट जो है, हाई कोर्ट की बात करें यहाँ पर, जो कौन सी रिट है जो एक पब्लिक ऑफिसर को डायरेक्ट करती है गवर्नमेंट को कि वो एक लॉ को इन्फोर्स नहीं करें जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ध्यान से सुनिएगा, अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को इन्फोर्स करने के लिए मना करता है हाई कोर्ट, चाहे कोई पब्लिक ऑफिसर है चाहे फिर गवर्नमेंट हो। तो वहाँ पर क्या लगता है? प्रोहिबिशन, प्रोहिबिट कर देना, मना कर देना। क्या लगता है? प्रोहिबिशन। अभी तक हमने क्यू वारंटो को पढ़ लिया था, जिसमें हमने कहा था कि आपके पास क्या अथॉरिटी है इस ऑफिस की। ठीक है, जब हम रिविजनल कर रहे हैं मतलब अपनी एक्सरसाइजेस, तो अब यहाँ पर प्रोहिबिशन में कर रहे हैं जहाँ पर पब्लिक ऑफिसर या गवर्नमेंट को एक ऐसा लॉ से इन्फोर्स करने के लिए मना किया जा रहा है जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो प्रोहिबिशन यहाँ पर आंसर सही आएगा। नेक्स्ट चलते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग रिट्स लिटरली मीन्स व्हाट इज़ योर अथॉरिटी। अब देखो आई गया ना वही वाला बात कि व्हाट इज़ योर अथॉरिटी, आपके पास क्या अथॉरिटी है। तो इसके लिए हमारे पास कौन सी रिट है? हमारे पास है क्यू वारंटो। नेक्स्ट आते हैं। विच आर्टिकल प्रोवाइड्स फॉर पर्सनल इम्यूनिटी टू द प्रेजिडेंट एंड गवर्नर फॉर ऑफिशियल एक्ट्स। तो ऑफिशियल एक्ट के लिए कौन सा आर्टिकल जो है वो पर्सनल इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है प्रेसिडेंट को और इसके साथ साथ गवर्नर को फॉर ऑफिशियल एक्ट्स। तो ऑफिशियल एक्ट्स के लिए कौन सा आर्टिकल प्रेसिडेंट और गवर्नर को क्या प्रोवाइड करता है? पर्सनल इम्यूनिटी, मतलब कि उनको जो है पर्सनल इम्यूनिटी है, उनको नहीं इस चीज़ के लिए क्या किया जाएगा, दोषित करार दिया जाएगा। प्रेसिडेंट की बात की है और गवर्नर की बात करी है ऑफिशियल एक्ट्स के लिए, सिर्फ ऑफिशियल एक्ट्स के लिए। तो कौन सा आर्टिकल है इसमें? आर्टिकल इसके अंदर है हमारे पास आर्टिकल 361। फिर नेक्स्ट में आइए। म्यूनसिपैलिटीज़ हैव बिकम कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरीज बाय इंसर्शन ऑफ आर्टिकल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके मेंस का भी क्वेश्चन बन सकता है कि म्यूनसिपैलिटी के ऊपर कौन जो है प्रोविजंस आ सकते हैं। तो उसमें कौन से आर्टिकल के अंदर ये आता है, ये हमें रटा हुआ होना चाहिए बात। तो इसका आंसर क्या है? म्यूनसिपैलिटी कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरी में कौन से आर्टिकल के साथ में इंक्लूड की गई? तो इसका सही उत्तर है आर्टिकल 243 क्यू। नेक्स्ट आइए। प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। दिस ऑब्जर्वेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट वॉज हेल्ड इन द केस ऑफ। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और हम सबको बेझिझक बिना किसी शक के पता होना चाहिए। केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। नेक्स्ट आइए। प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज एन amended and the word sovereign socialist secular democratic republic was substituted for sovereign democratic republic। अब ये भी पता होना चाहिए हमको बाय डिफ़ॉल्ट, हम लोग के स्टूडेंट हैं जुडिशरी की प्रिपरेशन करते हैं, हमें बाय डिफ़ॉल्ट ये आंसर भी पता होना चाहिए 42nd अमेंडमेंट के साथ में। फिर आइए। विच स्केड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मैंशन द यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। तो कौन से स्केड्यूल के अंदर तीनों लिस्ट के बारे में बताया गया है, ये भी पता होना चाहिए। पता होना चाहिए मीन्स पता होना चाहिए, कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है। अगर हमें ये बेसिक क्वेश्चन भी नहीं पता है तो बहुत ज़्यादा हम प्रॉब्लम में हैं और हमें बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। ठीक है, हम बेशक भूल जाते हैं चीज़ों को, लेकिन ये जो बातें हैं ना, ये बहुत ऐसी बातें हैं कि हमें बिल्कुल टिप्स पे होनी चाहिए और मतलब बेसिक है। अगर हम लॉ के स्टूडेंट अपने आप को कहते हैं तो हमें ये बातें पता होनी ही चाहिए। ठीक है, फिर आइए नेक्स्ट में आइए। ए कैविएट लॉज अंडर सेक्शन 148A शैल नॉट रिमेन इन फोर्स आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ। देखो आ गया ये क्वेश्चन, हमने आपको पहले ही बताया है कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 148 कैविएट 90 डेज। ठीक है ना, ये इसलिए मैं दोबारा आपको डिटेल में नहीं बता रही क्योंकि हम पहले क्वेश्चंस कर चुके हैं और फिर बाद में फिर से डिटेल एनालिसिस करूंगी तो हम थोड़े कन्फ्यूजन में आ ही जाते हैं। तो हम जो ऑलरेडी कर चुके हैं तो इसी फिर फ़ायदा क्या है, हम पहले भी पढ़ रहे हैं वो दोबारा भी पढ़ रहे हैं। ठीक है, हमें अब सिर्फ रिवीजन देखना है कि हाँ 148 एक है, कैविएट है, 90 डेज है, बस इतनी बातें हमें याद रखनी है। डॉक्यूमेंट्स विच आर मेंट फॉर क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस ऑफ द अदर पार्टी में बी प्रोड्यूस्ड। तो जो क्रॉस एग्जामिनेशन एक विटनेस की क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए बने हैं उस केस में वो कब प्रोड्यूस किए जाएंगे? टिल सेटलमेंट ऑफ इश्यूज,
आफ्टर सेटलमेंट ऑफ इश्यूज, एनी टाइम व्हेन रिक्वायर्ड अलॉन्ग विद प्लीडिंग्स। तो यहाँ पर आता है एनी टाइम व्हेन रिक्वायर्ड, जब भी रिक्वायर्ड होगा तो उन डॉक्यूमेंट्स को जो क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस के लिए हैं उसको प्रोड्यूस किया जा सकता है। वर्ड है मे बी प्रोड्यूस्ड। Where the appellant has withdrawn the appeal preferred against a decree ex parte, the applications under order 9 rule 13। यहाँ देखो ex parte की बात हो रही है कि कोई उसने अपील की थी अगेंस्ट ए डिक्री ex parte, तो उसमें रिजेक्शन कह रहे हैं कि जो रिजेक्शन होगा जहाँ पर अपैलेंट ने विड्रॉ कर दी अपील को जो उसने प्रेफर करी थी एक डिक्री के अगेंस्ट एक्स पार्टे आया था, तो एप्लीकेशन अंडर ऑर्डर 913 रूल शैल बी रिजेक्ट हो जाएंगी, रिटर्न हो जाएंगी, ये मेंटेन हो जाएंगी। ये क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट है, मेंटेन होंगी। जहाँ पर कि एक अपैलेंट क्या करता है अपनी अपील को जो प्रेफर करता वो विड्रॉ कर लेता है एक्स पार्टे डिसीजन के अंदर, तो जो एप्लीकेशन आती हैं अंडर ऑर्डर 9 रूल 13 वो मेंटेनेबल होंगी। ये बात हमें रट लेनी है। रट लेनी है इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ना बार बार हमारे बहुत सारे क्वेश्चन जो है जुडिशरी के एग्जामिनेशंस में आते हैं, और ये हम एमपी जुडिशियल सर्विसेज के करें तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा फोकस सिर्फ यहाँ एमपी जुडिशियल सर्विसेज में है। एक एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन, इसका मतलब ये कतई नहीं है कि वो किसी और एग्जाम में नहीं आते हैं। देखिए जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहते हैं, जो भी कानून रहते हैं वो सभी जुडिशरी में सेम रहेंगे। थोड़े बहुत ये लोकल लॉज चेंज हो सकते हैं, बाकी जो हमारे मेजर एक्ट्स रहते हैं वो तो मेजर ही रहेंगे। तो ये मेजर है तो इसके जो क्वेश्चंस हैं वो जो इंपॉर्टेंट इसके लिए है वो और के लिए भी हैं, तो यहाँ पर इसको ध्यान रखना मेंटेनेबल है। ठीक है, ये लेक्चर इसलिए मैंने दिया ताकि आपको ये याद रहे कि हम सिर्फ एमपी जुडिशरी का फोकस लेके ही नहीं पढ़ रहे, ये क्वेश्चंस हमको आने वाली और जुडिशियल एग्जामिनेशन में भी काम आएंगे। ठीक है, अंडर विच प्रोविजन ऑफ द कोड एन इंडिजेंट कैन फाइल। देखो पता है ऑर्डर 33 है, क्या है हमारा इंडिजेंट का जो ऑर्डर है, लेकिन कह रहे हैं कि वो कौन से ऑर्डर में कौन से रूल के अंदर सूट फाइल कर सकता है। तो इसमें देखो अब ये थोड़ा टेक्निकल आ गया। पहली बात ही कह रहे हैं रूल 1 कहता है कि इंडिजेंट कैन फाइल अ सूट। अब 42 पे आओ। The doctrine of res judicata is contained in section 11 is based on the maxim। तो कौन से मैक्सिम के ऊपर ये बेस्ड है ये भी हमें पता होना चाहिए। रेस जुडिकाटा इज बेस्ड ऑन पब्लिक पॉलिसी एज वेल एज प्राइवेट जस्टिस। ठीक है, तो इसमें जो आएगा इंटरेस्ट रिपब्लिक के उड सिट फिनिस लेटियम। तो इंटरेस्ट जो है जो रिपब्लिक के में है वो कि ये क्या ये इंटरेस्ट जो है रिपब्लिक के इंटरेस्ट में है कि वो क्या हो जाना चाहिए, वो जो सूट है वो हमारा फिनिश हो जाना चाहिए। पहली की बात ये हो गई। और फिर दूसरा कह रहे हैं नेमो डेबिट बिस विक्सारी प्रो ऊना एडियम कोजा। तो ये भी जो है इसके ऊपर भी इस मैगजीम के ऊपर भी सेक्शन 11 बेस्ड है। आई डोंट नो कि मतलब यहाँ पर ये ऑप्शन इस तरह से क्यों लिखे हुए हैं, बट लेकिन ये जो इसके ऑप्शन है ये ए और बी दोनों ही सही है। दोनों इसके अंदर आएंगे कि नो वन शैल बी वेक्स ट्वाइस ओवर द सेम कॉज ऑफ एक्शन, इसका ये भी उद्देश्य रहता है। और दूसरा कि ये इंटरेस्ट में है रिपब्लिक के मतलब स्टेट के मतलब देश के हित में है, कानून के हित में है कि जो केस फाइल हुए हैं उनका एंड हो जाना चाहिए। तो इसकी दोनों ही ऑप्शन सही हैं। फिर आइए कोर्ट मे नॉट फ्रेम इश्यूज ऑन द बेसिस ऑफ एलिगेशन कंटेंट्स मेड बाय द पार्टीज। तो अगर कोई एलिगेशन या कंटेंट्स पार्टीज ने बनाए हैं कहाँ पर, प्लीडिंग में, ओथ में, एप्लीकेशन में, डॉक्यूमेंट्स में, तो इनमें किन में होंगे जो कंटेंट्स या एलिगेशंस लगे हैं जिनके बेस पर कोर्ट जो होंगे अपनी इशू फ्रेम नहीं करते हैं। तो एप्लीकेशंस की बात हो रही है यहाँ पर। एप्लीकेशंस में जो बात कर रहे हैं वो अगर कोई एलिगेशंस बताएं, कंटेंट्स बनाए तो उनके ऊपर इशू फ्रेम नहीं करती है। जो प्लीडिंग्स होती हैं, जो ओथ होते हैं, जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, इन सब के बेस पर जो है इशू फ्रेम हो सकते हैं, ऐसा ऑर्डर 14(9) बोलता है। ठीक है, तो सिर्फ ये सोच लेना कि प्लीडिंग्स हो गए। अगर ऑप्शन में आएगा कि भाई किनके बेस पे ओथ भी आए, डॉक्यूमेंट्स भी आए, प्लीडिंग्स भी आए और ऑल ऑफ द अबव भी आए, तो हम ऑल ऑफ द अबव लिखेंगे। प्लीडिंग्स नहीं रखना, ओथ में भी है, डॉक्यूमेंट्स में भी है, लेकिन एप्लीकेशन में अगर हो गए कोई एलिगेशंस या कंटेंट्स तो उसके बेस पे इशू फ्रेम नहीं किए जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं, विच प्रोविजन ऑफ द कोड डील्स विद जॉइंडर ऑफ कॉजेस ऑफ एक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बेसिक है कि जॉइंडर ऑफ कॉजेस ऑफ एक्शन की कौन बात करता है। ऑर्डर 2 रूल 3। ट्रिक जरूर याद कर लेना जो मैं आपको पढ़वा चुकी हूँ बहुत पहले, मतलब लगभग 1-2 साल हो गए होंगे। आई डोंट नो मैंने कब जो है उसको अपलोड किया है, बट ट्रिक्स वाला जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, ट्रिक्स ऑर्डर रिमेंबर करने की सीपीसी के। लिमिटेशन फॉर फाइलिंग ऑफ अपील इज प्रोवाइडेड इन द कोड अंडर सेक्शन। तो किसके अंदर, किस सेक्शन के अंदर
लिमिटेशन जो है प्रोवाइड की गई है कि अपील फाइल करने की इतनी लिमिटेशन है अंडर एमपी लैंड रेवेन्यू कोड। तो कौन सा सेक्शन है, 44, 46, 47 या 48? तो इसके जो सही उत्तर आएगा वो उत्तर है 47। 47 के अंदर अपील इन अपैलेट अथॉरिटीज़ की बात हुई है। सेक्शन 45 कहता है नो अपील अगेंस्ट सर्टेन ऑर्डर, सेक्शन 47 कहता है लिमिटेशन ऑफ अपील्स, और सेक्शन 48 कहता है कॉपी ऑफ ऑर्डर ऑब्जेक्टेड टू अ कंपनी पेटिशन। तो ये हो गए, हालांकि मुझे लगता है बहुत सारे हो गए ना, 44, 46, 47, 48। तो बस यहाँ देखना लिमिटेशन फॉर फाइलिंग ऑफ अपील है सेक्शन 47। नेक्स्ट पे चलते हैं, डिस्प्यूट्स रिगार्डिंग बाउंड्रीज ऑफ विलेजेस एंड सर्वे नंबर्स फिक्स कैन बी डिसाइडेड बाय। तो अगर कभी भी बाउंड्री से रिलेटेड या बाउंड्री ऑफ विलेजेस या सर्वे नंबर से रिलेटेड कोई भी अगर इशू होगा तो उसको कौन फिक्स करेगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और ये पहले भी हो चुका है, तहसीलदार उसको फिक्स करेगा सेक्शन 125 के अकॉर्डिंग। Power under section 253 subsection 1 to punish for contravention of the provision of the code is conferred on। तो अगर कोई contravention में है इस कोड के प्रोविजंस के अगेंस्ट, तो उसको पनिश करने का अधिकार किसके पास है, तहसीलदार, एसडीओ, कलेक्टर या कमिश्नर। तो ये क्वेश्चन हम शायद पहली बार ही कर रहे हैं, यहाँ इसका ऑप्शन है सब डिविजनल ऑफिसर। नेक्स्ट आओ, अंडर एमपी तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, डिस्प्यूट्स रिगार्डिंग बाउंड्रीज ऑफ विलेजेस एंड सर्वे नंबर्स फिक्स्ड कैन बी डिसाइडेड बाय। तो कौन डिसाइड करेगा, ये हमने अभी अभी करा है, ये सेक्शन 125 के अकॉर्डिंग कौन करेगा, तहसीलदार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए 47 पर, पावर्स अंडर सेक्शन ये भी कर लिया है, कॉन्ट्रावेंशन। तो कॉन्ट्रावेंशन के दौरान जो है वो कौन करेगा, सब डिविजनल ऑफिसर। फिर आइए अंडर MUPLRC ड्यूटीज ऑफ ए पटेल आर प्रिस्क्राइब्ड इन सेक्शन। तो पटेल की ड्यूटीज़ जो हैं ये कौन से सेक्शन के अंदर है, इसको भी कर लीजिएगा, जरूर देख लीजिएगा कौन से सेक्शन के अंदर है, 224 एंड 225 के अंदर। The interest of an occupancy tenant in his holding shall on his death passed by inheritance or survivorship in accordance with। तो कोई भी ऑक्यूपेंसी टेनेंट का जो भी इंटरेस्ट होगा, उसकी होल्डिंग में जो ऑक्यूपेंसी टेनेंट के पास जो भी इंटरेस्ट होगा, उसकी डेथ पे जो होगा वो उसके इनहेरिटेंस को पता जाएगा या सर्वाइवरशिप को जाएगा। ये कौन सा जो है सेक्शन बताता है, ये कहाँ पे लिखा हुआ है, तो देखिए इस उसके पर्सनल लॉ के अकॉर्डिंग जाएगा। जब एक व्यक्ति ऑक्यूपेंसी टेनेंट जो है उसकी डेथ हो जाती है, तो जो उसके इंटरेस्ट होंगे वो उसके इनहेरिटेंस में जाएंगे या सर्वाइवरशिप में जाएंगे, किसके अकॉर्डिंग, उसके पर्सनल लॉ के अकॉर्डिंग। यहाँ सेक्शन 194 नहीं जाएगा, ऑक्यूपेंसी टेनेंट की बात हो रही है, ठीक है। फॉर रिकवरी ऑफ एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू द फॉलोइंग शैल नॉट बी अटैच्ड एंड सोल्ड। तो एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू के अंदर क्या क्या चीज़ें अटैच या सोल्ड जो कह सकते हैं, मतलब सेल नहीं हो सकती। तो इसमें कुकिंग वेजल्स एंड डिफॉल्टर, ठीक है, लेस देन 6 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड हेल्ड बाय द डिफॉल्टर इन एनी स्केड्यूल एरिया, बस यही ऑप्शन सही है, लेस देन 6 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड हेल्ड बाय द डिफॉल्टर इन द एनी स्केड्यूल एरिया। तो किसी भी स्केड्यूल्ड एरिया में अगर किसी व्यक्ति के पास 6 हेक्टेयर से कम लैंड है, तो फिर एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू के लिए उसकी जो प्रॉपर्टी है, मतलब 6 हेक्टेयर से कम की जो लैंड है वो अटैच्ड नहीं हो सकती, सेल नहीं हो सकती, और ऐसा सेक्शन 147 में कहा है। The proposal for fixation of assessment of rate under section 77 is forwarded to the state government for approval by the। तो fixation of assessment of rate कौन करता है, fixation of assessment rate कौन करता है, ये करता है सेटलमेंट ऑफिसर। देखो फिक्सेशन, असेसमेंट, सेटलमेंट ऑफिसर, इसे याद रखना। In the case of non-removal or encroachment from recognized roads, तहसीलदार has no power। तो अगर कोई ऐसा केस होता है जो कि इंक्रोचमेंट का है रिकॉग्नाइज्ड रोड से, नॉन रिमूवल का, भाई जो है रिकॉग्नाइज्ड रोड है वहाँ पे इंक्रोचमेंट का केस चल रहा है पर रिमूवल नहीं होता, तो वो उस केस में तहसीलदार के पास पावर नहीं है टू रिमूव इंक्रोचमेंट बाय हिमसेल्फ, टू पनिश द नॉन एप्लीकेंट, टू रिसीव ए बॉन्ड फ्रॉम हिम, टू अटैच ए प्रॉपर्टी। तो इसका जो सही एक्शन है, प्रॉपर्टी अटैच नहीं कर सकता है तहसीलदार। After notice for demand of arrears of rent has been served on a tenant, he should pay or tender the arrears of rent to save himself from eviction। तो अगर बार बार आपने मेरे साथ हर पेपर सोल्व किया है तो सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लोज ए रट गया होगा 2 मंथ्स के अंदर अंदर, ठीक है। फिर आ जाओ, in a case of eviction on the ground of bona fide need for residential purpose,
द लैंडलॉर्ड कैनॉट ऑब्टेन पोजेशन ऑफ द अकोमोडेशन बिफोर। अब ये भी आपको रट गया होगा, हम बार बार कर रहे हैं तो रट ही जाना है 2 महीने, ठीक है। फिर आओ नेक्स्ट पे, कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस पनिशेबल अंडर द एक्ट कैन बी टेकन। ये नहीं किया हमने, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको अब कर लेना कि सेक्शन 44 कहता है कि जो ऑफेंस का कॉग्निजेंस लेंगे इस एक्ट के अंदर वो कौन होंगे, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, फर्स्ट क्लास, सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट। इसको जरूर कर लेना, इसका ऑप्शन है फर्स्ट क्लास। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अब इसको ध्यान से पढ़िएगा। टेनेंट कैन सबलेट द अकोमोडेशन हेल्ड बाय हिम एज टेनेंट विद प्रीवियस कंसेंट ऑफ राइटिंग ऑफ लैंडलॉर्ड। तो लैंडलॉर्ड से राइटिंग में लेके टेनेंट अपने जो अकोमोडेशन को सबलेट कर सकता है क्या, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। टेनेंट कैन ट्रांसफर और असाइन हिज राइट्स इन द टेनेंसी और इन एनी पार्ट देयरऑफ विद द प्रीवियस कंसेंट इन राइटिंग ऑफ लैंडलॉर्ड कर सकता है क्या। फॉर सबलेटिंग द प्रीवियस रिटन कंसेंट ऑफ लैंडेटरी इज ए मैंडेटरी प्रोविजन। A landlord shall claim or receive the payment of any sum as premium of piggery for giving his consent to subletting। तो भाई ये ऑप्शन ही जो है वो जो है इनकरेक्ट है। सेक्शन 14 MPNCG अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट, मतलब दोनों पे चलता है, छत्तीसगढ़ में भी चलता है, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लीगल ग्राउंड ऑफ एविक्शन। तो एविक्शन के लिए लीगल ग्राउंड क्या नहीं है। टेनेंट हैज बिल्ट अप एक्वायर्ड vacant possession of or has been allotted an accommodation suitable for his residence। इनमें से कौन सा eviction के लिए legal ground नहीं है। पहला ऑप्शन है tenant has built up acquired vacant possession of or has been allotted an accommodation suitable for his residence। तो tenant ने built up कर लिया या acquire कर लिया जो vacant possession थी, जो या फिर जो उसको allotted थी accommodation की अपने उसके residence के लिए। tenant has caused substantial damage to the accommodation में damage कर दिया। लैंडलॉर्ड डिजायर्स टू इंक्रीज द रेंट एंड टेनेंट रिफ्यूजेस फॉर इंक्रीज। लैंडलॉर्ड ने कहा भाई हमारी जो है रेंट को बढ़ा दो और टेनेंट ने मना कर दिया, कह रहे कौन सा लीगल ग्राउंड नहीं है। टेनेंट हैज बीन कन्विक्टेड फॉर एन ऑफेंस ऑफ यूजिंग द बिल्डिंग और अलाउइंग द बिल्डिंग टू बी यूज्ड फॉर इमोरल और इलीगल पर्पसेस। तो इनमें से इलीगल ग्राउंड कह रहे हैं कि कौन सा जो है वो है, मतलब कौन सा लीगल ग्राउंड नहीं है एविक्शन का, बेसिकली यही बात कर रहे हैं। तो टेनेंट डिजायर्स टू इंक्रीज द रेंट और लैंडलॉर्ड डिजायर्स टू इंक्रीज द रेंट, टेनेंट रिफ्यूजेस टू इंक्रीज, ये फिर लीगल ग्राउंड में नहीं आता। बाकी ये तीनों जो है लीगल ग्राउंड में आते हैं एज पर सेक्शन 12। अगेंस्ट एनी ऑर्डर पास्ड बाय रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी अंडर सेक्शन ऑफ चैप्टर 3A ऑफ द एक्ट। किसी भी सेक्शन के अंदर चैप्टर 3A के अंदर तो रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी में जो भी ऑर्डर पास किया जाता है तो वो अपील वाला होगा, अपील नहीं होगी, रिवीजन होगा, अपील या रिवीजन दोनों हो सकते हैं। तो इसका ऑप्शन है केवल रिवीजन होगा, अपील उसकी नहीं होगी। 23A जो भी रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी पास करती है चैप्टर 3A में। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2E ऑफ द एक्ट, हु इज नॉट ए मेंबर ऑफ द फैमिली इवन दो लिविंग जॉइंटली विद द लैंडलॉर्ड। तो लैंडलॉर्ड के साथ रह तो रही है बंदा या बंदी, लेकिन वो उसकी फैमिली के मेंबर नहीं गिने जाएंगे। पेटर्नल अंकल्स वाइफ, ब्रदर सन, सिस्टर सन या ग्रांड मदर। तो इसमें कह रहे हैं कि लैंडलॉर्ड के साथ जॉइंटली रह रहे हैं लेकिन वो मेंबर नहीं गिने जाएंगे फैमिली के। तो पैटर्नल अंकल्स वाइफ, पैटर्नल अंकल का मतलब मामा की वाइफ, ब्रदर सन भाई का बेटा या बहन का बेटा, तो बहन का बेटा इसका सही उत्तर है, मतलब वो फैमिली में नहीं गिना जाएगा। In landlord brings a suit for eviction of B, his tenant, on the ground of bona fide need की मुझे ज़रूरत है। During the pendency of the suit, he sells the suit accommodation, बेच देता है accommodation का जिसका सूट लेके आया। C requires the accommodation bona fide for himself, accommodation C को बेच देता है। अब C को जो accommodation है अपने यूज़ के लिए चाहिए। कौन रहता था, A का घर था, B रहता था, बेच C को दिया, अब C को चाहिए अपने bona fide यूज़ के लिए, तो क्या होगा, C को एडवाइस दो। He can continue with the suit after making necessary amendments therein। तो सूट तो ए वाला ही चले तो, क्योंकि सूट ए ने फाइल कर रखा है बी के खिलाफ कि मुझे मेरे लिए चाहिए, मेरी ज़रूरत है, मेरे को बहुत ज़रूरत है, अब मुझे रहना है, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बना, यही घर बचा है, तो भाई वो सूट को ही कैरी कर ले। सी ही कैन फाइल ए फ्रेश सूट और मेंटेन ए सूट फॉर इविक्शन ऑन एनी ग्राउंड, किसी भी ग्राउंड पर से निकाल सकता है फ्रेश सूट बना के। इफ फ्रेश सूट फॉर इविक्शन ऑन द ग्राउंड ऑफ बोनाफाइड नीड इज मेंटेनेबल आफ्टर 1 ईयर, तो ये ऑप्शन आएगा। और अगर आपको याद हो तो ऐसा ही क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, बट फ़र्क सिर्फ इतना है कि वो डायरेक्ट पूछ ली गई थी बात, और इसमें इनडायरेक्ट प्रॉब्लम के बेस पे पूछी गई है। उसमें सीधा यही पूछा था हमने, जो 2-3 बारी किया है ये क्वेश्चन, कि अगर एविक्शन करना हो, बोनाफाइड नीड है और ट्रांसफ़र के थ्रू आया हो,
एक जो ओनरशिप आई है वो ट्रांसफ़र के थ्रू आई है, तो कब तक वो व्यक्ति जो है इविक्शन के लिए फाइल कर सकता है जो सूट है टेनेंट को निकालने के लिए, तो उसके लिए 1 साल है। हम ये पढ़ चुके हैं, मैं कह रही हूँ आपको ये घुमा कर आया है, तब हमने सीधा सीधा पढ़ा था क्वेश्चन। फिर आता है इन केस ऑफ यूसुफ्रक्चरी मॉर्गेज द मॉर्गेज इज प्लेस्ड इन पोजेशन हु हैज़ अ राइट टू रिसीव द रेंट एंड अदर प्रॉफिट स्टिल। तो कब तक है? बहुत सिंपल, जब तक मॉर्गेज मनी पे नहीं हो जाती। इन विच केस ए लीज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी डज नॉट डिटरमाइन, तो कब लीज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी की जो है वो डिटरमाइन नहीं होती? बाय फ्लेक्स ऑफ टाइम, बाय एक्सप्रेस सरेंडर, सर्विस ऑफ नोटिस टू क्विट या बाय फॉरफिचर। फटाफट बताओ, ढंग से पढ़े हो ना मेरी क्लासेस टीपी की, तो ढंग से फटाफट बता दो। सर्विस ऑफ नोटिस टू क्विट, बाकी सब में लीज जो होती है वो डिटरमाइन होती है, ठीक है। फिर आ जाओ नेक्स्ट, ट्रांसफर प्रॉपर्टी हैज़ नो रिलेशन विद, तो किसके साथ रिलेशनशिप नहीं है टीपी का, ये भी बताओ। एयर, वाटर, लाइट, ऑल ऑफ दीज, बिल्कुल सही, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट पे आइए, द डॉक्ट्रिन ऑफ लिस पेंडेंस अप्लाइज, तो लिस मतलब सूट, पेंडेंस मतलब पेंडिंग, तो कब अप्लाई होता है ये अप्लाई होता है, सूट कोल्यूसिव होता है, द ट्रांसफर इज मेड आफ्टर द डिक्री ऑफ ट्रायल कोर्ट बट बिफोर फाइलिंग ऑफ एन अपील, राइट टू मूवेबल प्रॉपर्टीज इन क्वेश्चन, प्रॉपर्टी सिचुएटेड आउटसाइड द टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट। तो कब ये अप्लाई होता है? जब ट्रांसफर मेड कर दिया जाता है, डिक्री कौन फाइल करता है? ट्रायल कोर्ट जो है डिक्री दे दी है लेकिन अभी एक अपील उस पर नहीं आई है, तो उस केस में ये डॉक्ट्राइन ऑफ लिस पेंडेंस जो है वो अप्लाई होता है। अभी अपील उस पर फाइल नहीं की गई है और डिक्री जो है वो कब हुआ है? ट्रांसफ़र कब हुआ है? ट्रांसफ़र बनाया गया है आफ्टर द डिक्री ऑफ ट्रायल कोर्ट, तब आता है लिस पेंडेंस का डॉक्ट्राइन। विच ऑफ द फॉलोइंग गिफ्ट इज वैलिड, तो इनमें से कौन सा गिफ्ट वैलिड है? ए गिव्स ₹5,000 टू बी ऑन कंडीशन दैट ही शैल मर्डर सी, तो ये वैलिड है? ये कह रहा है 5,000 रुपये दूंगा, मर्डर कराओ सी का, नो। ए मेक्स ए गिफ्ट ऑफ हिज फील्ड टू बी विद ए प्रोवाइजर दैट इफ बी बिकम्स इंसॉल्वेंट बीज इंटरेस्ट इन द फील्ड शैल सीज, तो ये क्या है? ये सही बात है? बिल्कुल भी नहीं। A makes a gift of his field to B with a condition that if B does not within a year set fire to C's house, ये भी गलत हो गया, आग लगाने को कह रहा है उसके घर में, तो नहीं। A makes a gift of a house to B on the condition that the gift will be forfeited if B does not reside in it। तो अब देखो इनमें से कौन सा जो है गिफ्ट वैलिड है, तो उस पर नहीं रहेगा तो भाई हम जो गिफ्ट को इनवैलिड घोषित कर देंगे, ये सही है। बाकी आग लगाना, मर्डर कर देना, ये सब गलत है, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट पे आ जाओ, इन केस ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस व्हाट इज नॉट नेसेसरी विद ए ट्रांसफरी, तो पार्ट परफॉर्मेंस के केस में ट्रांसफरी के लिए जो है क्या जरूरी नहीं है? पोजेशन, कॉन्ट्रैक्ट फॉर कंसिडरेशन, नोटिस टू ट्रांसफर या रेडीनेस ऑन हिज पार्ट। तो पार्ट परफॉर्मेंस है तो रेडीनेस ऑन हिज पार्ट ये तो मस्ट होना ही है भाई, अगर नहीं रेडी होगा तो कैसे चलेगा। कॉन्ट्रैक्ट फॉर कंसिडरेशन भी होना चाहिए तभी पार्ट परफॉर्मेंस। पोजेशन होनी चाहिए कि पोजेशन तो है ना व्यक्ति के पास, है ना। अब वो कह रहा है मैं तैयार भी हूँ और कॉन्ट्रैक्ट कंसिडरेशन के पास था, तो नोटिस टू ट्रांसफर होगा, ये ज़रूरी नहीं है उसको पता हो कि भाई ट्रांसफर कर रहा है। ए कॉन्ट्रैक्ट विद और बाय ए माइनर इज ए कॉन्ट्रैक्ट, तो जो माइनर के द्वारा कॉन्ट्रैक्ट है फटाफट बता दो, फटाफट, वॉइड एब इनिशियो, है ना। फिर ए कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज, तो कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? वैलिड, वॉइडेबल, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड एब इनिशियो, कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड व्हेन द इवेंट बिकम इम्पॉसिबल, तो इसका आंसर भी यही है, कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड व्हेन द इवेंट बिकम्स इम्पॉसिबल, कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट ये होता है। टेंडर क्या है? एन ऑफर, एन इन्विटेशन टू ऑफर, ए काउंटर ऑफर या प्रॉमिस, फटाफट बता दो। टेंडर एन इन्विटेशन टू ऑफर है, इजी क्वेश्चन है ना कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के। कंसिडरेशन में बी ओनली इन फ्यूचर, ओनली इन प्रेजेंट, ओनली इन द पास्ट, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, फटाफट बताओ ये भी, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर कभी भी हो सकता है कंसिडरेशन। विच इज द टर्मिनोलॉजी यूज टू डिस्क्राइब ए सिचुएशन, अच्छा ये मत कहना कितने आसान क्वेश्चन है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती, ये ऐसा पेपर आया हुआ है, ठीक है। विच इज द टर्मिनोलॉजी यूज टू डिस्क्राइब ए सिचुएशन व्हेन टू पार्टीज मेक आइडेंटिकल ऑफर्स टू ईच अदर इन इग्नोरेंस ऑफ ईच अदर्स ऑफर, मतलब एक दूसरे को ऑफर दे देते हैं जबकि सेम ही ऑफर हो जाता है, मतलब कोइंसिडेंस हो जाता है कि दोनों का ऑफर सेम हो गया, लेकिन एक्चुअल में जो था उन्होंने बनाया अलग अलग टाइम पे था लेकिन दोनों का सेम हो गया, तो उसको क्या कहेंगे? क्रॉस ऑफर, ठीक है, ये बताया हुआ है मैंने। इन द फॉर्मेशन ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट विच इज नॉट अमंग द 3 एसेंशियल्स, तो कौन सा इसमें से नहीं होगा भाई? पहले वाला ही देख लो, डैमेज तो गलत है ही, कंसिडरेशन, ऑफर, एक्सेप्टेंस, ठीक है, तो ये नहीं है। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट पे आते हैं। No suit under Section 6 of the Act for recovery of possession of immovable property may not be instituted by a person dispossessed without his consent.
तो कोई भी सूट कह रहे हैं सेक्शन 6 में इस एक्ट के स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में रिकवरी के लिए, पोजेशन की रिकवरी के लिए मूल प्रॉपर्टी के इंस्टीट्यूट नहीं किया जा सकता उसकी कंसेंट के बिना। किसकी कंसेंट की? जिस पोजेस की किस केस में कह रहे हैं? अगेंस्ट द गवर्नमेंट। देखो ये पहला ही ऑप्शन ठीक है। आफ्टर एक्सपायरी 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ डिस्पोजेशन इफ द सूट इज इंस्टीट्यूटेड बाय एनी पर्सन क्लेमिंग थ्रू हिम, ये तो हो सकता है, ये भी हो सकता है। इफ द सूट इज आल्सो टू एस्टैब्लिश दैट टाइटल अलॉन्ग विद, फटाफट पढ़ रही हूँ, मे नॉट बी इंस्टीट्यूटेड बाय अ पर्सन डिस्पोजेड विदाउट हिज कंसेंट अगेंस्ट द गवर्नमेंट। ये वाला ऑप्शन सही है, गवर्नमेंट की कंसेंट के बिना उनके अगेंस्ट नहीं हो सकता। Which of the following contracts cannot be specifically enforced as per the provision of section 14 of the act? तो कौन सा specifically enforced नहीं किया जा सकता? Execution of a formal deed of partnership, contract for construction of a building, कह रहे हैं क्या? Specifically enforced नहीं किया जा सकता। Contract which is determinable in its nature, तो जो कह रहे हैं स्पेसिफिकली इन्फोर्स करने के लिए कह रहे हैं कि किसको इन्फोर्स नहीं किया जा सकता। कॉन्ट्रैक्ट्स टू एग्जीक्यूट ए मॉर्गेज अगेंस्ट लोन, तो डिटर्मिनेबल होगा, जो डिसाइड होगा नेचर में, जो इसे डिसाइड कर सकते होंगे, डिटर्मिनेबल होगा, उसको स्पेसिफिकली इन्फोर्स कर नहीं कराया जा सकता है या कराया जा सकता है। खुद बताना मुझे इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, ए बी एंड सी आर कॉपर सीनर्स, ठीक है। A is in the separate possession of joint family property. He sells it to D and puts D in possession. B and C sue for declaration of title that the property is joint family property. The court, ध्यान से सुनो, A, B और C तीन बंदे कॉपर सिनर हैं। A is in separate possession of joint family property. A के पास separate possession है joint family property की। वो क्या करता है, वो D को सेल कर देता है, sells it to D and puts D in possession. बंदे कौन थे? ए बी सी। बेच किससे दी? ए ने डी को, और पोजेशन दे दी। बी एंड सी सू फॉर डिक्लेरेशन ऑफ टाइटल दैट द प्रॉपर्टी इज अ जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी। अब ये दोनों क्या करते हैं, कोर्ट के पास जाते हैं डिक्लेरेशन कराने के लिए। तो अब डिक्लेरेशन इशू होगी या नहीं ये बताना है, ठीक है। क्वेश्चन हमारा बेसिकली यही है। तो इसमें देखो, विल इशू ए डिक्लेरेशन दैट प्रॉपर्टी इज जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी, विल डायरेक्ट द प्लेंटिफ टू इम्प्लीड ए एज ए पार्टी बिफोर ग्रांटिंग डिग्री ऑफ डिक्लेरेशन, कि भाई ए को बना के लाओ पार्टी, डिग्री ऑफ डिक्लेरेशन तब मिलेगी। मे आज द प्लेंटिव्स टू क्लेम कॉन्सिक्वेंशियल रिलीफ ऑफ पोजेशन, की आप कॉन्सिक्वेंशियल रिलीफ ऑफ पोजेशन के लिए कहो। मे ऑर्डर डी टू गिव अ पोजेशन, की पोजेशन छोड़ दो, ऐसा ऑर्डर डी को दे देगी। तो इसमें आ रहा है ऑप्शन हमारा सही, मे आज द प्लेंटिव्स टू क्लेम कॉन्सिक्वेंशियल रिलीफ ऑफ पोजेशन। अब देखो, ए थ्रेटन्स टू पब्लिश स्टेटमेंट्स कंसर्निंग बी विच वुड बी पनिशेबल अंडर चैप्टर 21 ऑफ IPC. B files a suit for injunction praying for restraining A from publishing the statement. कहता है 21 के अंदर डिफेमेशन की बात हो रही है कि मैं कोई स्टेटमेंट पब्लिश कर दूंगा, तो अब वो कह रहे हैं कि जो है उसको थ्रेटन कर रहा है कि मैं स्टेटमेंट कुछ पब्लिश कर दूंगा आपके अगेंस्ट। तो अब वो बी जो है फाइल करता है सूट इंजंक्शन के लिए कि भाई उसको रोका जाए कि वो ऐसा स्टेटमेंट पब्लिश ना करे। तो कोर्ट क्या कर सकती है, ऐसा इंजंक्शन दे सकती है। मतलब जब कोर्ट में ग्रांट इंजंक्शन इवन दो इट इज शोन दैट इट इज़ नॉट इंजरियस टू बीस प्रॉपर्टी, कि बी की प्रॉपर्टी को इंजर नहीं करेगा, तभी भी दे सकते हैं कि कोर्ट में रिफ्यूज इंजंक्शन एज पब्लिकेशन इज नॉट इंजरियस टू बीस प्रॉपर्टी। कोर्ट में रिफ्यूज इंजंक्शन के इंजंक्शन नहीं देते क्योंकि आपकी प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं पहुंचेगा। कोर्ट डिसमिस कर सकते हैं सूट को प्लेंटिफ ने क्योंकि डिक्लेरेशन नहीं क्लेम किया। कोर्ट में डिसमिस द सूट एज नो कॉज ऑफ एक्शन हैज अराइजन, तो यह कोर्ट डिसमिस कर सकते हैं क्योंकि कोई ऑफ एक्शन अभी तक अराइज नहीं हुआ। तो इसका जो ऑप्शन हमारे पास आएगा, कोर्ट में ग्रांट इंजंक्शन इवन दो इट इज शोन दैट इज नॉट इंजरियस टू बीस प्रॉपर्टी, तो वो दे सकते हैं, उनके डिस्क्रिप्शन है। द ऑफेंस ऑफ अटेम्प्ट टू कमिट कल्पेबल होमिसाइड इज पनिशेबल अंडर सेक्शन, फटाफट बता दो। IPC चैप्टर का सबका फेवरेट ही होता है, और ये सेक्शन जो है ये तो इतने इंपॉर्टेंट है कि सबको पता ही होता है। कल्पेबल होमिसाइड के अटेम्प्ट के लिए कमिट करने के लिए कौन सी सेक्शन पनिशमेंट बताता है? 308, ठीक है। नेक्स्ट पे आओ, ए किल सी थिंकिंग सी इज बी, ए इज गिल्टी ऑफेंस पनिशेबल अंडर, ए सी को मारता है सोच के कि भाई बी है, तो अब ए ने कौन सा अपराध किया है? 301 की बात आती है यहाँ पे, ठीक है। फिर नेक्स्ट आइए, सेक्शन 195A ऑफ IPC इज रिलेटेड टू, तो देख लेना ये किससे रिलेटेड है? थ्रेट टू गिव फॉल्स एविडेंस, कोई झूठा गवाह देने की अगर धमकी देता है तो उसको ये सजा मिलेगी। इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ मीन्स, इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ का क्या मतलब होता है? व्यक्ति की पूरी जिंदगी जो है जेल में बीतेगी, 14 साल नहीं है ये है, होल ऑफ रिमेनिंग लाइफ। एक्स नोज वाई इज सफरिंग फ्रॉम ए डिसीज इन हिज हेड एंड ब्लो टू वाई ऑन हिज हेड इज लाइकली टू कॉज हिज डेथ, उसे लगता है कि अगर इसके जरा सा भी कुछ लगा सिर में तो ये तो बेचारा गया, और वो उसको एक ब्लो दे देता है, मार देता है ऑन हिज हेड, वाई डाइड। अब एक्स ने क्या क्राइम किया बताओ?
ये उसने किया है मर्डर, पता था ना उसको किसके लगा तो ये गया, तो ये हुआ मर्डर 300। ठीक है, इलस्ट्रेशन भी है इसके अंदर दिया हुआ, उसी का ही ये जो है यहाँ वहाँ से उठाया गया है। रोबरी इज डेकोइटी ऑफ कमिटेड कॉन्जॉइंटली बाय, तो रोबरी जो है वो डेकोइटी कब बनती है? एक एलिमेंट होता है ना रोबरी को जो डेकोइटी को डिफरेंस बनाता है, बंदे कितने हैं, तो बंदे कितने होने चाहिए इसके अंदर? 82 हमारा क्वेश्चन ये पूछ रहा है। 5 से कम, 5 या 5 से ज़्यादा, कम से कम 7 या 10 लोग। बताओ फटाफट बता दोगे, ये तो बहुत ईजी है ना आंसर। हाँ, ये आंसर है 5 या 5 से ज़्यादा लोग। पब्लिक सर्वेंट क्या नहीं है? म्यूनसिपल कमिश्नर, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमएलए या एग्जामिनर ऑफ यूनिवर्सिटी। इंपॉर्टेंट है, ये तो रटा हुआ सेक्शन होगा। पब्लिक जो सर्वेंट है वो कहाँ आते हैं? सेक्शन 21 के अंदर, तो ये एमएलए होते हैं जो पब्लिक सर्वेंट में नहीं आते। अंडर सेक्शन 428 द पीरियड ऑफ डिटेंशन अंडरगोन बाय कन्विक्ट कैन नॉट बी सेट ऑफ ड्यूरिंग, तो जो भी कन्विक्ट को जो पीरियड ऑफ डिटेंशन जा रहा है 428 के अकॉर्डिंग, तो वो सेट ऑफ नहीं किया जा सकता उसके इन्वेस्टिगेशन के दौरान, मतलब केस के इन्वेस्टिगेशन के दौरान, केस के ट्रायल के अकॉर्डिंग के दौरान, इंक्वायरी के दौरान, या फिर किसी और केस में। तो इसका सही उत्तर है अनदर केस में। ठीक है, ड्यूरिंग अनदर केस उसको सेट ऑफ नहीं कराया जा सकता। अपील अगेंस्ट एन ऑर्डर ऑफ एक्विटल बाय JMFC इन रिस्पेक्ट ऑफ एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट कैन बी फाइल्ड, तो अपील कोई ऑर्डर दिया एक्विटल का जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ने सेक्शन 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के एक्ट में, तो उसके लिए जो एक्विटल के अगेंस्ट अपील जाएगी वो हाई कोर्ट में जाएगी, कोर्ट ऑफ सेशन में जाएगी, हाई कोर्ट जाएगी लीव कोर्ट के साथ, या CGM के पास जाएगी, ये तो पता होगा ना, है ना, हाई कोर्ट के पास जाएगी विद लीव ऑफ द कोर्ट। Who may record any confession or a statement made to him in the course of an investigation, एक इन्वेस्टिगेशन के दौरान कौन कन्फेशन को या स्टेटमेंट को रिकॉर्ड कर सकता है? तो 164 का जो सेक्शन है मैंने बहुत ज़्यादा आपको डिटेल में बताया था, और बार बार कहती हूँ मैं जब आपको पढ़ाती होती हूँ कि ये सेक्शन इंपॉर्टेंट है, कर लेना, तो इसीलिए बताती हूँ कि ये जो है रिपीट होते हैं प्री एग्जाम्स में। तो ये देखो इसका आंसर क्या है? एनी जुडिशियल मजिस्ट्रेट। ठीक है, कोई भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो होते हैं वो कन्फेशन या स्टेटमेंट जो है इन्वेस्टिगेशन के दौरान रिकॉर्ड कर सकते हैं। कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस अंडर द प्रोविजन ऑफ कोड इन क्रिमिनल केस व्हेन चार्ज वाज फ्रेम रिजल्ट्स इन, तो कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस जो होते हैं क्रिमिनल केस में जब चार्ज फ्रेम होता है तो वो क्या होते हैं? कंपाउंडिंग ऑफेंस का क्या मतलब होता है कंपाउंड करने का? तो पता होगा ना, एक्विटल ऑफ एक्यूज्ड। छोड़ देना, कंपाउंड हो गया क्या मतलब, ये भी इंपॉर्टेंट है 328 में। एन इंक्वेस्ट रिपोर्ट मस्ट कंटेन द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार बहुत सारे एग्जाम्स में आता है। इंक्वेस्ट रिपोर्ट क्या होती है डिटेल में ज़रूर पढ़ लेना, सेक्शन इसका 174 है। ठीक है, 174 इंक्वेस्ट रिपोर्ट के अंदर क्या होता है, ऑल्दो मैंने सारे सेक्शंस कवर कराए हुए हैं। इन इंक्वेस्ट रिपोर्ट क्या होना चाहिए? नेम्स ऑफ द एक्यूज्ड, अपैरेंट कॉज ऑफ डेथ, डिटेल्स ऑफ द वेपन, डिटेल्स ऑफ द इंसिडेंट। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा अपैरेंट कॉज ऑफ डेथ। इसके अंदर होना चाहिए कि भाई डेथ हुई क्यों है। अब इंक्वेस्ट रिपोर्ट कब बनती है ये भी बताना मुझे, ठीक है। ए चार्जशीट इज फाइल्ड अंडर सेक्शन 302 ऑफ IPC अगेंस्ट 5 एक्यूज। एक चार्जशीट फाइल हुई है ABCDE के अगेंस्ट। ए और बी एब्सकॉन्ड है, सी एग्जाम्प्टेड फ्रॉम पर्सनल अपीयरेंस बाय द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, एग्जाम्प्टेड है वो नहीं आ सकता। D and E आर प्रेजेंट इन द कोर्ट, वाई है। तो केस कैन बी कमिटेड टू सेशन कोर्ट, तो किसके अगेंस्ट केस जाएगा? ठीक है, सबके अगेंस्ट जाएगा, क्योंकि एक्यूज तो सब है, चार्जशीट तो सब में थोड़ी है वो भाग गए उन्होंने एग्जाम्प्ट कर लिया, तो बस वो D के E के अगेंस्ट केस चलेगा, सबके अगेंस्ट चलेगा, है ना। फिर आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ऑफेंस इन विच ए कॉम्प्रोमाइज कैन बी अराइडेड बिटवीन द पार्टीज आर। तो कौन से ऑफेंस ऐसे हैं जिनमें जो है जिनमें कॉम्प्रोमाइज़ कराया जा सकता है, ये हमें सबको पता होगा। कंपाउंडेबल ऑफेंसेस में जो है कॉम्प्रोमाइज़ कराया जा सकता है। द प्रोविजन ऑफ प्ली बार्गेनिंग आर एप्लीकेबल। प्ली बार्गेनिंग का सेक्शन बताना क्या है, और ठीक है, तो प्ली बार्गेनिंग का जो प्रोविजंस है वो कहाँ एप्लीकेबल होते हैं? जुवेनाइल ऑफेंडर्स में, अपैलेट स्टेज पे, पनिशमेंट इज मोर देन 7 years इम्प्रिजनमेंट, या आफ्टर इशुएंस ऑफ प्रोसेस अंडर सेक्शन 204। तो कब जो है जुवेनाइल ऑफेंडर्स के केस में, अपैलेट स्टेज के केस में, पनिशमेंट जब 7 साल ज़्यादा हो उस केस में, या इशुएंस ऑफ प्रोसेस के केस में सेक्शन 204 में कब प्ली बार्गेनिंग के प्रोविजंस एप्लीकेबल होते हैं? तो आफ्टर इशुएंस ऑफ द प्रोसेस अंडर सेक्शन 204। प्रिजम्पशन अंडर सेक्शन 114A इज, तो 114A के अंदर जो प्रिजम्पशन होते हैं वो क्या होते हैं?
प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट होते हैं। क्या होते हैं? प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट होते हैं। अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट स्टेटमेंट मेड बाय को एक्यूज एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ द ऑफेंस, तो जब वो ऑफेंस कर रहा है, उसने कोई उससे रिलेटेड स्टेटमेंट बनाया मेड बाय को एक्यूज एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ ऑफेंसेस, तो वो सेक्शन 6 के अंदर एडमिसिबल है, 8 के अंदर, 30 के अंदर, या कभी एडमिसिबल है ही नहीं, तो सेक्शन 30 के अंदर एडमिसिबल है एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द ऑफेंस। लीडिंग क्वेश्चन कब एग्जामिनेशन इन चीफ में पूछे जाते हैं? क्रॉस एग्जामिनेशन में, री एग्जामिनेशन में, या कभी पूछे ही नहीं जाते, तो क्रॉस एग्जामिनेशन में ही पूछे जाते हैं। अगर लीडिंग क्वेश्चन अगर एग्जामिनेशन इन चीफ में पूछे जाएंगे तो मतलब कुछ नहीं उनका, ठीक है, पूछे जा सकते हैं बट विद द परमिशन ऑफ कोर्ट। द फॉलोइंग इज नॉट द एक्सेप्शन टू द रूल ऑफ हियरसे, तो हियरसे का एक्सेप्शन इसमें से क्या नहीं है? टाइम डिक्लेरेशन है, रेस जस्टे है, एक्सपर्ट ओपिनियन है, कन्फेशन जो है वो हियरसे का जो है एक्सेप्शन नहीं है। हैंड राइटिंग एक्सपर्ट की ओपिनियन क्या है? ऑलवेज नीड्स कॉर्पोरेशन, इन एडमिसिबल, ऑलवेज बाइंडिंग, कैन बी एक्टेड अपॉन विदाउट कॉर्पोरेशन। तो हमें पता है बिलीव तो किया जा सकता है, कॉर्पोरेशन की बिना भी किया जा सकता है, कैन बी एक्टेड अपॉन विदाउट कॉर्पोरेशन, या ऑलवेज नीड्स कॉर्पोरेशन। इसका आंसर भी आप ही मुझे बताओ, ठीक है, ढूंढ लेना। इसलिए बोल रही हूँ, बताने को तो जब सारे आंसर बता रहे हैं तो ये भी बता सकते हैं, बट इसलिए बोल रहे हैं कुछ कुछ क्वेश्चन में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, जैसे हैंड राइटिंग एक्सपर्ट की बात हुई, ठीक है। अब यहाँ देखो क्या लिखा है, मैंने इसीलिए बोला कि खुद देखना, यहाँ पे ओपिनियन ऑफ हैंड राइटिंग एक्सपर्ट की बात हुई है, एक्सपर्ट एविडेंस की बात नहीं हुई, एक्सपर्ट ओपिनियन की बात नहीं, ओपिनियन ऑफ हैंड राइटिंग एक्सपर्ट की बात हुई। तो इसको ढूंढने जाइएगा, तब बताइएगा मुझे कि क्या बिना कॉर्पोरेट के ऊपर उसे एक्ट नहीं किया जा सकता, या हमेशा कॉर्पोरेशन की ज़रूरत है। इन ऑप्शन के में से बताना ये वाला ऑप्शन ठीक होगा या ये वाला ऑप्शन ठीक होगा। ऐसे ना हम एक टॉपिक को डिटेल से जो है तैयार कर लेते हैं, ऐसे करके आप फिर कभी भूलोगे नहीं कि हमने क्या पढ़ा था। टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड सब्सटेंटिव एविडेंस है, कॉर्रोबोरेटिव है, नो एविडेंस है, या हेयरसे एविडेंस है। तो इसका आंसर देखना, कॉर्रोबोरेटेड एविडेंस है, और टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड भी इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 9 में आता है, ठीक है। तो ये हमारे आज के क्वेश्चन हो गए, बोलेंगे आप 3 क्वेश्चन, क्योंकि टाइप टू इन्फॉर्मेशन एक्ट से रिलेटेड है, वो अब हमें आता नहीं, तो इसलिए जो है ये हमारे आज के क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं और आज का हमारा पेपर भी कंप्लीट होता है। कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के साथ। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग।